ये जो तालाब आप देख रहे हैं उसे मीरा सागर के नाम से जाना जाता है। इसकी खास बात यह है कि पिछले 5000 सालों में यह कभी सूखा नहीं है। यह तालाब है विजयगढ़ का और विजयगढ़ की उम्र लगभग 5000 साल है। अत्यधिक प्राचीन होने के कारण इसकी ज्यादा जानकारी तो उपलब्ध नहीं है, मगर कहा जाता है कि यह महाभारत कालीन किला है। आखिरी बार इस किले की मरम्मत सन 1040 ईस्वी में महाराजा विजयपाल द्वारा कराया गया था। शायद इसीलिए इसका नाम विजयगढ़ पड़ा होगा। प्राचीन काल में जाएं तो इस किले पर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, प्रतिहार, चंडेल और जादौन राजाओं का अधिकार रहा है। वहीं मध्यकालीन इतिहास में जाएं तो इस पर शेरशाह सूरी, मुगल वंश और 17वीं शताब्दी में बनारस के राजा बलवंत सिंह ने इस पर अपना अधिकार जमा लिया था और उनके वंशज राजा जीत सिंह ने यहाँ तब तक राज किया जब तक कि अंग्रेज यहाँ नहीं पहुंचे। यह किला पड़ता है उत्तर प्रदेश राज्य के जिला सोनभद्र के नगर रॉबर्ट्सगंज से महज 30 किलोमीटर दूर मऊ कला गाँव में। पर यहाँ आकर ना तो मुझे मऊ दिखा ना ही कला। गाँव सिर्फ नाम का है, असल में यहाँ कुछ है तो वो चारों तरफ फैला एक विशाल हरा भरा जंगल, और इन जंगलों में है आपको भ्रम में डाल देने वाले ये खूबसूरत पहाड़। यहाँ घंटों तक चलने पर कहीं कोई मुश्किल से नजर आता है, भले ही वो कोई जानवर क्यों ना हो। ये सब दृश्य देख मैं मन ही मन सोच रहा था कि अपने साथ अपने दोस्तों को यहाँ लाने का बिल्कुल सही फैसला था। ऐसी रिमोट प्लेस पर अपने साथ कुछ लोगों को ले जाना ही सही होता है। मुझे तो बचपन से ऐसे पुराने किले महलों को देखना, राजा रानी की कहानियों को सुन उस काल का अंदाजा लगाने में काफी रुचि रही है। और बात की जाए इस किले की तो इसकी कहानी मेरे बचपन से जुड़ी है। दरअसल ऐसा हुआ था कि इस किले से पहले यहाँ की रानी की कहानी मैंने टीवी पर देखी हुई थी। साल 1994 से 1996 के बीच दूरदर्शन पर एक सीरियल आता था जिसका नाम था चंद्रकांता। यह सीरियल भारतीय टेलीविजन का ब्लॉकबस्टर भी साबित हुआ था। भारत के पहले उपन्यासों में से एक यह उपन्यास चंद्रकांता थी, जिससे देवकीनंदन खत्री जी ने 1888 में लिखा था। चंद्रकांता की कहानी कुछ ऐसी है कि विजयगढ़ के राजा जय सिंह की पुत्री थी राजकुमारी चंद्रकांता, और अपने पड़ोसी राज्य नौगढ़ के राजा सुरेंद्र सिंह के बेटे राजकुमार वीरेंद्र सिंह से बहुत प्रेम करती थी। मगर इन दोनों राज्यों की आपसी दुश्मनी के कारण चंद्रकांता और वीरेंद्र सिंह जी को काफी कष्टों का और संघर्षों का सामना करना पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ विजयगढ़ के महामंत्री का बेटा था क्रूर सिंह, जो चंद्रकांता से विवाह कर विजयगढ़ का राजा बनना चाहता था, और इसी कारण उसने अपने पिता की हत्या भी करवा दी थी। पर रानी चंद्रकांता अपने प्रेम के लिए दुनिया से लड़ गई थी। ज्यादा जानकारी के लिए गूगल पर चंद्रकांता उपन्यास सर्च कर इनकी पूरी कहानी जान सकते हैं। मैं अपने दोस्तों को लेकर अपने जिले के आसपास के किले महलों को घूमने जाते रहता हूँ। ऐसे ही एक बार इन चीजों की जानकारी कर रहा था इंटरनेट पे, जब मुझे पता लगा विजयगढ़ किले का। इसके बारे में सर्च किया तो पता लगा यह वही रानी चंद्रकांता का विजयगढ़ है जिसकी कहानी टीवी पर बचपन में देखी थी। पर मुझे विश्वास नहीं हुआ तो मैंने सर्च किया इनके पड़ोसी दुश्मन राज्य नौगढ़ को, तो पता लगा कि नौगढ़ का किला भी वहां से कुछ दूरी पर स्थित है, और यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है इन दोनों राजा रानी की प्रेम कहानी। तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि ये वही बचपन के ख्वाबों वाला विजयगढ़ है। फिर क्या था, मैं खुद को रोक नहीं पाया यहाँ आने से, और यहाँ इन खूबसूरत नजारों को देख ऐसा मालूम होता है कि हम बीते वक्त में आ गए हैं। पर कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। पूरी रात ड्राइव करने के बाद जब हम सोनभद्र पहुंचे तो सुबह के 6 बज चुके थे, और यहाँ आके हमें सनराइज कुछ ऐसा दिखा। इतनी खूबसूरत सुबह इससे पहले मैंने नहीं देखी थी। यह नजारा देख हमारी रात भर की थकान मिट चुकी थी। आगे और भी खूबसूरत नजारे दिखने वाले हैं, इसका अंदाजा हमें यहीं से लग गया था, लेकिन ये सब इतना आसान होने वाला नहीं था। हमें भी सामना करना था आगे आने वाले कई चैलेंजेस का, जिसमें सबसे पहले था यहाँ के दुर्गम रास्ते। कहीं कहीं तो ये मालूम करना मुश्किल हो रहा था कि आगे हम निकल पाएंगे या इन्हीं पहाड़ी नालों में फंस के रह जाएंगे। और जब इन्हें पार करके हम आगे बढ़े तो शुरू हुआ हमें भ्रम में डालने वाले ये पहाड़। आपको भ्रम में डाल देंगे कि किले के लिए सही रास्ता कौन सा है। तब कहाँ से जाना होगा बाबा? ऐसा है ना, तो और रास्ता उठा पड़ गया, वही रास्ता सीधे जाएगी। है ना? हाँ।
बोल रहे थे वो रास्ता वहीं से जाएगा तो गंगा से बाहर जा हो जाएंगे ना। आगे से कहीं ऐसा रास्ता नहीं मिलेगा अंकल जहाँ से घूम मिल जाए, जाएगा। घुमा लिया जाए? हाँ यही अगवा जाएंगे ना जी जी। तो ये पक्की रोड मिलेगा आपके यहाँ। यह सारी चीजें किले की सुरक्षा दृष्टि से बहुत सटीक और कार्यकर थे। यहाँ बिजली नेटवर्क, गूगल मैप यहाँ सभी साथ छोड़ देते हैं। यहाँ काम आएगी तो आपकी खुद की सूझबूझ और यहाँ के लोकल लोग। इन सारी मुश्किलों को पार कर जब हम आगे बढ़ रहे थे तभी हमें हमारा दूसरा व्यू पॉइंट दिखा, जो कि एक बहुत बड़ा डैम है जिसका नाम धनरौल बांध है। धनरौल बांध का पानी रॉबर्ट्सगंज को पीने के पानी की आपूर्ति करता है। यह बांध धाधर नदी पर बना है और इसे धाधर बांध भी कहा जाता है। इस नदी को देख ऐसा लगता है जैसे हम किसी नदी के नहीं बल्कि किसी समंदर के सामने खड़े हैं। इसका पानी इतना साफ है कि सूरज की रोशनी में इसकी चमक दोगुनी हो जाती है। इन सारी चीजों को पार करके हम किले तक पहुंच गए। तब शुरू हुआ असली चैलेंज। यह किला एक पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है और किले में जाने के लिए हमें चढ़ाई करनी होगी कम से कम 400 फीट। ये तो भला हुआ आजादी के बाद यहाँ पक्की सीढ़ियां बना दी गई, वरना राजतंत्र में ये एक पथरीला रास्ता हुआ करता था, क्योंकि उस जमाने में ये एक खुफिया रास्ता था जिसे पिछली खिड़की के नाम से जाना जाता था। किले का मेन द्वार इसकी उल्टी तरफ है, जिसका मेन रास्ता अब जंगल में तब्दील हो चुका है, इसलिए आम पब्लिक के लिए यही रास्ता इस्तेमाल होता है। थोड़ा ऊपर चढ़ने पर हनुमान जी की एक बहुत पुरानी मूर्ति मिलती है। शायद इन्हें किले की सुरक्षा के लिए यहाँ स्थापित किया गया होगा। थोड़ा और ऊपर चलने पर एक बड़ी गुफा मिलती है जिसे इन पहाड़ों को काट कर बनाया गया था। यह एक सुरंग है जो किले के अंदर जाती है और अब इसे पत्थरों से बंद कर दिया गया है। कहते हैं यहाँ ऐसी कई और सुरंगें हैं जिसका पता आम इंसानों को नहीं है, पर आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। बहुत से किलों में सुरंगें मिलती हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि यह दिल्ली लाहौर तक जाती हैं, पर यह सत्य नहीं है। वह सुरंग लाहौर या दिल्ली तक नहीं जाती, बल्कि लाहौर और दिल्ली के रास्ते पर कहीं जाके निकलती होगी। जैसे कि दिल्ली आगरा के किलों में बना लाहौरी गेट लाहौर शहर की दिशा में है, न कि लाहौर में। मेरे दोस्त और मैं थक हार कर जैसे तैसे किले के छोर पर पहुंच गए और फिर वहां से हमने नीचे का नजारा देखा तो एहसास हुआ कि हम काफी ऊपर आ चुके हैं। कई किलोमीटर तक साफ नजर आता है। मैदान से किले की ऊंचाई लमसम 800 फीट है। ये है किले का एंट्रेंस, जो कि असल में किले का पिछला हिस्सा हुआ करता था और इसे पिछली खिड़की कहा जाता था। ये दोनों माता यहीं पास के गांव की हैं, जिन्हें जंगलों में रहने वाले आदिवासी भी कहा जाता है। ये दोनों बंदर के बच्चों की बात कर रही हैं, जो अभी हाल में पैदा हुआ है। इस भाग में सैनिकों के लिए क्वार्टर बने हुए हैं, जो कि अब जंगल में तब्दील हो चुके हैं। कई हजार साल पुराना होने के कारण इसकी सुरक्षा दीवार भी अब टूटने लगे हैं। इन दीवारों में आपको 2 तरह के छेद नजर आ रहे होंगे। जो ऊपर की तरफ है वह किले के सामने पूरे जंगल में नजर रखने के लिए है, और ये नीचे वाले किले की तलहटी माने किले के निचले क्षेत्र पर नजर रखने के लिए बनाया गया था। किले में कई तरीके के जीव जंतु मिलते हैं, जिनमें गाय, भैंस, बंदर, कुत्ते, कई प्रकार के पक्षी और सांप भी पाए जाते हैं। गाय भैंसों को यहाँ चरने के लिए अच्छी घास और रात में जंगली जानवरों से सुरक्षा भी मिल जाती है। इस तालाब का नाम मीरा सागर है और ये तालाब कभी सूखता नहीं है। कई तरीके की बात बताते हैं लोग इस तालाब के बारे में। वैसे तो अब इस किले में 4-5 तालाब भी बचे हुए हैं, मगर इनमें 2 तालाब की काफी मान्यताएं हैं, जो मीरा सागर और राम सागर हैं। ये क्या चीज है
और इसे किस लिए बनाया गया होगा ये तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा था। और जो भी यहाँ से गुजरता है वो इसके रहस्य को जानने की कोशिश करता है। कहते हैं इस किले के नीचे अंडरग्राउंड में पहाड़ के अंदर एक और किला है जिसके बारे में यहाँ के लोगों को तो पता है पर उसमें गया कोई नहीं है। कुछ लोग थोड़ा बहुत नीचे जाके देख चुके हैं, शायद ये भी नीचे वाले किले में जाने का रास्ता होगा। आगे बढ़े तो दिखा ये महल के बचे हुए पिलर। ये निशानी है यहाँ के शासन काल की। अब तो इनकी दीवारों से भी पेड़ों के जड़ निकल आए हैं। काफी पुराना होने के कारण यहाँ कुछ बचा नहीं है और आधे से ज्यादा किला जंगल में तब्दील हो चुका है। इस महल की अवस्था भी अब जर्जर हो चुकी है। ये सिर्फ बाहर से अपने दीवारों के कारण भव्य नजर आता है। इसकी चौखट में बीच से दरार पड़ गई है, यह कभी भी गिर सकता है। अब तो महल के कमरों में भी पेड़ पौधे निकल आए हैं, मगर अपने जमाने में इसे काफी मजबूती के साथ बनाया गया था। शायद इसीलिए ये आज तक खड़ा है। महल के बीच में एक बड़ा सुंदर प्रांगण है और इसके चारों तरफ बने हुए हैं बड़े बड़े हॉल। अपने काल में इसमें सोने चांदी की कारीगरी रही होगी, मगर आज यह किसी भूतिया खंडर से कम नजर नहीं आता। ये महल इतने वर्षों के बाद भी आज खड़ा है तो उसकी वजह है ये मजबूत पिलर्स। ये पिलर्स इतने चौड़े और मोटे हैं, इनकी वजह से महल को काफी मजबूती मिलती रही होगी। इसीलिए देखे तो महल की छत भी गिर चुकी है, मगर इसकी दीवारें और पिलर्स आज भी वजूद में हैं। ये महल अपने काल में बहुत भव्य रहा होगा, ये इन खंडहर को देख के ही मालूम चल जाता है। आइए ऊपर से एक नजर इन कमरों को देखते हैं। ये महल 2 मंजिला में बना हुआ है और काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है। जरूर ये किले की कोई खास जगह रही होगी। अगर आप यहाँ आए तो किसी को साथ लेकर आए और हमारी तरह इन जंगल झाड़ियों में ना घूमें, क्योंकि यहाँ सांप बिच्छू होने की संभावना हो सकती है। अगर सरकार ने इस पे थोड़ा भी ध्यान दिया होता तो आज ये महल जंगल में तब्दील नहीं होता। घूमते घामते जब इस महल से निकल के आगे बढ़े तो सामने नजर आया किले की टूटी हुई दीवार। यहाँ से दिखता है युद्ध का मैदान। न जाने इतने वर्षों में कितने युद्ध लड़े गए होंगे यहाँ और कितने लोगों के खून बहा होगा यहाँ। ये किला इतने ऊंचाई पे है कि जहां तक नजर जाती है वहां तक साफ मैदान नजर आता है। यहाँ तो नीचे 10 लाख की फौज भी आराम से घेरा डाल सकती है। ये किले का सेंटर है, इसलिए यहाँ बुर्ज बनाया गया था जिस पर राज्य का झंडा लगाया जाता था। कहाँ के रहने वाले हैं भैया? ग्राम पिपराही, पोस्ट शमशेरपुर, जिला चंदौली। अच्छा अच्छा, तो यहाँ से मतलब आस पास में रहते? हाँ, यहाँ से कम 20 किलोमीटर दूर है। अच्छा, पिपराही गाँव। तो यहाँ कैसे भैया मतलब घूमने नहीं, कोई अपना मन्नत जैसे मानता नहीं है वो अच्छा। पूरा अगर हो जाए तो यहाँ मानते हैं। हाँ। जितने दिन में पूरा हो जाए, जैसे साल भर 2 साल 5 साल में होता है तो जैसे पूरा हो गया तो उसको मानते हैं यहाँ पर। ये अपने लोग के गाँव के अगल बगल की प्रथा है ना? हाँ, प्रथा है। तो यहीं पे वो मन्नत मांगे? हाँ, कोई मान सकता है। कहीं पर जैसे एक किला विजयगढ़ का किला है जी जी, यहाँ पर जैसे मुसलमानों का भी बाबा रहते हैं। हाँ, हाँ। और हिंदुओं का भी रहते हैं। अच्छा। जो जिस पर विश्वास करे वो यहाँ पर आता है, अपना अपना धर्म निभाता है।
तो मतलब आप लोग का बहुत आस्था जुड़ी हुई है इस किले से, हाँ। मतलब अगल बगल गाँव के हाँ लोग। बहुत, यहाँ कम से कम 50-60 गांव आता है इधर। इसका मतलब उन लोग के पूर्वज उर्वज यहाँ के इस किले से हाँ उनके पूर्वज जुड़े आते, होंगे। हाँ जुड़े होंगे, आते हैं। अभी सावन के महीने में अगले सोमवार से जी जी। भीड़ अधिक होगी, अच्छा। बहुत तगड़ा होगी। कम से कम 1 महीना तक पूरा तगड़ा भीड़ होगी। बोल बम और डाक बम वाले यहाँ से जल उठाकर शिव द्वारे है यहाँ पर 25-30 कम से कम 50 किलोमीटर होगा यहाँ से, पैदल जाते हैं शिव द्वार। हाँ हाँ। जो जिसको जहाँ जल आधा किला घूमते हुए जब हम इसके बीच में पहुंचे तो पड़ा राम सागर तालाब। इसकी बहुत मान्यताएं जुड़ी हैं हिंदू धर्म से। सावन में यहाँ बहुत भीड़ होती है क्योंकि कांवड़िए इसी तालाब का जल लेकर शिव द्वार जाते हैं जल चढ़ाने के लिए। ये तालाब जब से ये किला है तब से है, मगर आज तक कभी सूखा नहीं। यहाँ इतना घना बगीचा है और हम लोग काफी थक चुके थे, तो आराम करने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं मिली। कहते हैं बनारस के राजा बलवंत सिंह का बहुमूल्य खजाना इसी तालाब की गहराइयों में छुपा हुआ है। इन तालाबों को आज भी इस्तेमाल में लिया जाता है। यहाँ के लोकल लोगों द्वारा नहाने, कपड़े धोने, पशु को पानी पिलाने के लिए आसपास के लोग आते रहते हैं। इस तालाब के बगल में स्थित है एक प्राचीन हनुमान जी का मंदिर और मंदिर के बगल में है यहाँ के साधु बाबा की कुटिया, जो कि काफी पुरानी मालूम पड़ती है। मंदिर में रखी हुई भगवान की मूर्ति राजाओं महाराजाओं के काल की है और काफी चमत्कारी है। मंदिर में हनुमान जी की और गणेश भगवान की मूर्ति स्थापित है। ये मजार है सैयद जैन उलुद्दीन की, जिन्हें मीरा साहब के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि ये शेरशाह सूरी के साथ यहाँ आए थे और इन्होंने एक भी मनुष्य या सैनिक को बिना हानि पहुंचाए किले के ऊपर अधिकार करने में शेरशाह की सहायता की थी। पर ऐसा कहा जाता है, कोई पुख्ता सबूत नहीं है इसके। बिना युद्ध या धोखे के किले पर अधिकार करना कैसे संभव है? इनकी मजार दुर्ग के मेन गेट से बाएं तरफ बनी हुई है। संभवतः किले में धोखे से घुस रक्तपात मचाया होगा, इसलिए इन्हें यहीं रोककर किले के सैनिकों ने यहीं मार दिया गया होगा। बाद में शेरशाह का अधिकार होने के बाद उनकी याद में उनकी शहादत की जगह उनकी मजार बना दी गई होगी। अक्सर किले मोहल्लों में इन लोगों की वही मजार होती है जहां इन्हें मारा गया होता है। राजस्थान के तारागढ़ किले में भी तालाब के पास एक सैयद मीरान साहब की दरगाह है, जिन्हें 12वीं सदी में राजपूतों ने हमला कर वहीं मार दिया था। यह बनारस के राजा चेत सिंह का महल है। राजा चेत सिंह के पूर्वज काशी नरेश बलवंत सिंह ने 17वीं सदी में मुगलों के बाद इस किले पर अपना अधिकार कर लिया था और जब उनके वंशज के राज में अंग्रेजी शासन बनारस में हावी होने लगे और एक दिन वो राजा चेत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए बनारस के किले रामनगर पर चढ़ाई की, तो राजा चेत सिंह को किला छोड़कर निकलना पड़ा और वो वहां से निकलकर यहाँ विजयगढ़ आ गए थे और इसी महल की मरम्मत कराकर इसी में निवास किया करते थे और यहीं से अपना शासन चलाया करते थे। चूंकि यह किला बनारस से 100 किलोमीटर दूर दुर्गम पहाड़ों और जंगलों के बीच में है, इसमें अंग्रेजों को यहाँ तक पहुंचने में काफी साल लग गए थे। काफी थकान होने के बाद हम पेड़ों की छांव में बैठ गए और अपने साथ लाए हुए खाने की चीजों को खाकर कुछ देर आराम करने के बाद हम आगे बढ़े किले के मेन द्वार की तरफ, जिसे सूरज पोल के नाम से जाना जाता है। किले का मेन द्वार किले के निर्माण के काफी बाद का बना हुआ है। संभवतः किले का पुराना द्वार क्षतिग्रस्त हो गया होगा युद्ध में या फिर समय के काल में। इसे बाद में 15वीं सदी के निकट मुगलों ने बनवाया था। पहले हम किले के अंदर से बाहर तक आपको
आपको दिखाते चलेंगे। किले के मेन द्वार से किले में दाखिल होकर आपको दिखाएंगे कि किले पर जब कोई दुश्मन या पड़ोसी राज्य का राजा यहाँ से दाखिल होता होगा किले में, तो किले की भव्यता कैसी नजर आती रही होगी और सामने वाले पर कितना प्रभाव डालती होगी। देखिए ये बड़े बड़े होल आपको नजर आ रहे होंगे। ये दो ऊपर के साइड हैं और दो नीचे के साइड। इन होलों में कभी बड़े बड़े लोहे के फाटक होते थे जो इन द्वारों को बंद करने का काम आते थे। और यहाँ ऐसे 5 द्वार हैं जो एक के बाद एक पड़ते हैं। इस किले को भेदना और इसमें जबरदस्ती घुसना असंभव हो जाता था। अगर दुश्मन एक द्वार का फाटक तोड़ अंदर घुस जाते हैं तो उन्हें आगे एक और द्वार मिल जाएगा, उसे तोड़ने जाएंगे तो फिर एक द्वार मिल जाएगा। इससे दुश्मन की सेना का मनोबल कम हो जाता था और किले को जीतने का मनोबल टूट जाता था। ये एक तरीके का माइंड गेम भी है जो दुश्मन के दिमाग को डाइवर्ट कर देगी। यहाँ से नीचे उतरते वक्त रास्ते को घुमा दिया गया है जिससे द्वार पे सीधा अटैक ना हो सके और किले के फाटक को हाथी जैसे जानवरों के सीधा टक्कर से बचाया जा सके। किले की सीढ़ियों से नीचे उतरे तो दिखा पहाड़ काटकर बनाया गया एक गुफानुमा जगह जो किले के मेन द्वार पर किसी को भी बारिश गर्मी से बचाने के लिए एक बढ़िया छांव वाली जगह है। इसे जरूर किले के बाहर इंतजार करने वाले लोगों के लिए बनाया गया होगा। इनमें अच्छी खासी जगह भी दी हुई है बैठने के लिए। ये सीढ़ियां राजशाही काल की हैं। इन्हें कभी आजादी के बाद बनाया नहीं गया और ये सीढ़ियां नीचे जाके जंगलों में खो जाती हैं। ये है किले के मेन द्वार की रक्षा करने वाला प्रथम द्वार। यहाँ पहले एक मजबूत फाटक हुआ करता होगा। किले का पहला फाटक क्रॉस कर हम पहुंच गए हैं मेन द्वार सूरज पुल की तरफ। मेन द्वार पे चारों तरफ ऊंचाई पर रणनीति के हिसाब से घर बने हुए हैं जो दुश्मन को यहीं घेर कर मारने में पूरी तरह सक्षम है। सूरज पुल में अंदर झांके तो यहीं से इसके अंदर बने हुए सारे द्वार नजर आते हैं और सिर्फ इतना देख लेने मात्र से इस किले की गहराई और भव्यता का अलग छाप दिमाग में बैठ जाता है। द्वार की सुरक्षा के लिए इसमें दाएं बाएं दोनों तरफ सैनिकों को बैठने की जगह दी हुई है। इस द्वार को पार करते ही हमें मिलता है ये खूबसूरत दालान। यहाँ ढेरों सैनिक या आम आदमी के बैठने उठने की जगह रही होगी या हो सकता है यहाँ कोई मार्केट या बाजार लगता रहा होगा। किले में घुसते ही दोनों तरफ पत्थर की पटियां लगी हुई हैं। इस पर भी सैनिक बैठा करते रहे होंगे क्योंकि द्वार पर सुरक्षा कड़ी होती थी। सारा किला घूमने के बाद अब हम वापस चल दिए हैं किले के पिछले द्वार की तरफ जिसे पिछली खिड़की भी कहा जाता है। और जब हम यहाँ आए तो इतनी तेज धूप में हमें दिखा यहाँ प्यारा हंसों का जोड़ा। खैर इन्हें यही छोड़ते हैं, हम आगे निकलते हैं। बहुत थक गए गाइस। बहुत 400 फीट की ऊंची चढ़ाई है और फिर उतना ही चलना है और उतना ही फिर उतरना है। और पानी की व्यवस्था तो है बहुत ज़्यादा तालाब, लेकिन वो पीने लायक पानी नहीं है, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप यहाँ पे आए विजयगढ़ तो अपने साथ खाने पीने का सामान साथ में लेके आए। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो वीडियो पे लाइक कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी रोचक कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।